गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन करता है दो तरीके से, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तरीके से वो रिप्रोडक्शन करता है। तो जो असेक्सुअल तरीका होता है जो रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में, तो उसमें क्या होता है कि एक रॉड शेप फॉर्म होता है। और रॉड शेप किसमें होता है? प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनमें रॉड शेप होता है। तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल स्पोर को, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन और फिशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया सेल है ना, वो और भी चीजें प्रोड्यूस करता है। वो जो सर्टेन चीजें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा वो विद इन अ सेल। अगर सेल के अंदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पोर। और अगर बाहर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्पोर। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बाइनरी फिशन होती है ना, तो उसमें ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ना डिवाइड होता है, स्प्लिट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं उनके। और इन बैक्टीरिया के जो टुकड़े होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो दो इक्वल सेल में उनके टुकड़े हो जाते हैं। और जब ये दो इक्वल सेल में बैक्टीरिया के टुकड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये ना इनवर्ट ना उसकी ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। और जब ये इनवर्ट ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, तो इसमें क्या होता है कि अ, ये टूवर्ड द सेंटर के तरफ जाता है। कहाँ जाता है? इनवर्ट जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर के तरफ ये मूव करता है ये। और ये फॉर्म करता है ट्रांसवर्सल पार्टीशंस को, एक ट्रांसवर्स पार्टीशंस करता है ये दो इक्वल पार्टों में। और यहाँ पे क्या होता है कि जो दो लेयर होती है ना सेल वॉल की, वो सिंथेसाइज करती है। कहाँ पे? बिटवीन दो लेयर ऑफ मेम्ब्रेन के बीच में ही सिंथेसाइज करती है। और ये जो सेल वॉल है ना, ये इसका क्या होता है, जब सेल वॉल का ना फॉर्मेशन होता है, जब कभी, जब वेन एवर द सेल वॉल फॉर्म, जब मतलब जब ना सेल वॉल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, तो क्या होता है कि दो लेयर है ना, वो सेपरेट हो जाती है। और सेपरेट होने के बाद क्या होती है, उनमें उनमें भी स्प्लिटिंग होती है। जब दो लेयर सेपरेट हो जाएगी, तो सेपरेट होने के बाद क्या होता है कि स्प्लिटिंग हो जाता है दो सेलों में। अब दो सेलों में स्प्लिटिंग हुआ, लेकिन वो स्प्लिटिंग कैसे हुआ? वो इक्वल टाइप में हुआ, ठीक है, इक्वल पार्टों में वो स्प्लिटिंग हुआ। और जो ये इक्वल पार्टों में स्प्लिटिंग हुआ, तो इसमें क्या होता है कि मतलब इक्वल पार्टों में वो स्प्लिटिंग हो गया। अब ड्यूरिंग द टाइम, जब कभी मतलब ड्यूरिंग द टाइम में क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें सर्कुलर जो डीएनए जो है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। और वो एमॉर्फस मास में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो इलांगेटेड होने लग जाता है। और इलांगेटेड होने के बाद वो कैसा होता है? वो डम जो बेल है ना, उसके शेप का हो जाता है। और डम बेल के शेप में हो जाता है, लेकिन डिवाइड होने के पहले वो दो इक्वल पीसेस में, दो इक्वल जो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, न्यूक्लियस, जो दो इक्वल डॉटर न्यूक्लियाई के पीसेस में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो मतलब दो इक्वल इक्वल एक तरह इक्वल तरीके के पीसेस में डॉटर न्यूक्लियाई में वो जैसे ही डिवाइड होता है, तो उसी टाइम जो ड्यूरिंग जब डिवीजन होने लग जाता है ना, जब डीएनए का जब डिवीजन होता है, तो उसी टाइम क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है ना, वो भी रेप्लिकेट करता है। और प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा कि वो दोनों ही जो सेल बने थे ना, इक्वल सेल, तो उन दोनों इक्वल सेल में वो भी इक्वल तरीके से वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जब अब वो क्या हुआ, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल तरीके से। तो अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है कि वो ना एक अंडर फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, जब वो अंडर फेवरेबल कंडीशन में रहता है ना, तो फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो डिवाइड करता है हर 20 से 50 मिनट के अंदर। वो इतने फास्टली डिवाइड करता है ना, 20 से 50 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट वो डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दो बन जाते हैं, दो से चार, चार से आठ, और इस तरीके से बनते रहते हैं, ठीक है।
तो जब लेकिन ये कब बनेगा, जब उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब बनेगा ये। अब क्या होता है कि इसी रेट से क्या होता है कि 1 मिलियन प्रोजेनी ना प्रोड्यूस हो जाती है, 1 मिलियन प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन एक दिन से कम समय में, एक दिन से कम समय में ही 1 मिलियन प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप देख सकते होंगे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ मतलब कितना फास्ट है कि आपको एक दिन से भी कम का टाइम लग रहा है उसको 1 मिलियन प्रोजेनी तक पहुंचने में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ना मेंटेन करता है, जो बैक्टीरिया है ना ये अपने एक सेल्डम मेंटेन करता है जिसमें एक लॉगरिथम ग्रोथ होती है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। और ये जो ग्रोथ होता है ना, तो जो लॉगरिथमिक ग्रोथ होता है, ये जो ग्रोथ होता है ये बहुत लिमिटेड होता है, और इसमें लिमिटेड होता है ये। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्यूमुलेशन करता है, ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो वेस्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ये एक्यूमुलेट करता है। अब हम देखेंगे एंडोस्पोर। तो अब हम एंडोस्पोर के बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये एक यूनिक है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, ये एक यूनिक है बैक्टीरिया के लिए जो बहुत ही रेयरली, बहुत रेयरली प्रोड्यूस होता है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, बहुत ही रेयरली प्रोड्यूस होता है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। तो ये जो एंडोस्पोम है ना, ये प्रोड्यूस होता है मोस्टली, किससे प्रोड्यूस होता है, मोस्टली बाय बैसिलस जो हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, उनसे ये प्रोड्यूस होता है, और उनसे प्रोड्यूस होता है, और वन ईच सेल में। ठीक है, सिंगल ही होता है ईच सेल में। और ये एक्चुअली ना ये क्या होता है, ये एक डोरमेंट, जो डोरमेंट सेल होता है ना वो होता है ये, जो कि रेजिस्टेंस होता है डेसिकेशंस के लिए, स्टेनिंग के लिए, और डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स के लिए, रेडिएशन के लिए, हीट के लिए, ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। और ये यूजुअली ये प्रोड्यूस होता है जब मतलब जब ये एक्टिव ग्रोथ होती है ना, उसके बाद ही ये प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत तेजी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी बहुत तेज करता है, और एक्टिव ग्रोथ के और मल्टीप्लिकेशन के बाद ही यूजुअली प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है ना, वो कंटेन करता है एक लार्ज अमाउंट पे डिप्लीकोलिनिक एसिड, डिप्लीकार्बोनिक एसिड को ये प्रोड्यूस करता है। और ये एक यूनिक कंपाउंड है जो कि एब्सेंट होता है वेजिटेटिव सेल में। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें ये एब्सेंट होता है। और जब कभी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब कभी मिलती है, तो ये जो डोमेंट जो हो रखा स्पोर होता है ना, ये कैसे होता है, ये जर्मिनेट होने लग जाता है। और जर्मिनेट होता है तो जनरेट होने के बाद क्या करेगा, ये डेवलप करेगा एक नए सेल में। ठीक है, जब कभी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये जो स्पोर जो अभी तक कैसे स्टेज में पड़ा था, डोमेंट स्टेज में पड़ा था जो स्पोर, तो क्यों, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिली, सीधा वो जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने के बाद उसने एक नया सेल को डेवलप किया। अब हम देखेंगे एंडोस्पोर का डेवलपमेंट। तो जो एंडोस्पोर का डेवलपमेंट है ना, ये 4 स्टेजेस से गुजरता है। एंडोस्पोर का जो डेवलपमेंट अब हम देखेंगे, तो ये इसमें क्या होता है, ये 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन करता है सेलुलर डीएनए को। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन किया है इसने सेलुलर डीएनए को, और कैसे किया, इन द फॉर्म ऑफ एक्साइल फिलामेंट के फॉर्म में इसने एक्यूमुलेशन किया। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये ना फॉर्मेशन करता है ट्रांसवर्सल फोर्स सेप्टम को, ये फॉर्मेशन करता है उसका। फिर जो ऑक्साइल फिलामेंट है, वो क्या होता है, वो आसपास घिरा हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन के, और वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है फोर्स स्पोर को। किसको फॉर्म करता है, फोर्स स्पोर को। अब फोर्स स्पोर क्या होता है, फोर्स स्पोर का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में जो कि एंडोस्पोर को डेवलप करता है। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में जो कि एंडोस्पोर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, ये एंडोस्पोर का डेवलपमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्पोर। अब थर्ड में क्या, थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और जो दूसरे रेजिस्टेंस मटेरियल्स है ना,
फोर्सेप के आसपास, ठीक है, उनका भी फॉर्मेशन होने लग गया, यहाँ पे बनने लग गया, यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग गया। अब क्या होता है कि ये ना कंप्लीट फॉर्मेशन होता है स्पोर का यहाँ पे, और जिससे क्या होता है डिसइंटीग्रेशन होता है, और जो रिमेनिंग सेल है ना वो फ्रीली वो लिबरेट करते हैं एंडोस्पर्म में, ठीक है। ये हुआ थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, अब फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है, जर्मिनेशन होता है एंडोस्पोर का। फोर्थ स्टेज में जर्मिनेशन होता है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट फॉर्मेशन बन गया स्पोर का। और फोर्थ स्टेज में अब जब फॉर्मेशन बन गया, अच्छा खासा बन गया स्पोर, तब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन एक ही शर्त पे होता है, जब उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो तब वो जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ही वो तुरंत जर्मिनेट करने लग जाता है। अब क्या होता है, जो मैच्योर एंडोस्पोर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कोर होता है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में कोर होता है उसके, जो कि सराउंडेड होता है, एक सीक्वेंस होती है एक कोर मेम्ब्रेन की, उससे वो घिरा हुआ होता है। जो मैच्योर एंडोस्पोर है ना, वो उसमें क्या होता है, कोर होता है सेंटर में, और वो कोर होता है उसके सेंटर में, और वो घिरा हुआ होता है कोर मेम्ब्रेन, कोर वॉल, और कॉर्टेक्स से, इनर कोट लेयर से, आउटर कोट लेयर से, एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर से ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है, अब हम देखेंगे, अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो रॉड शेप होता है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो जो रॉड शेप प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी देख, हम जो बाइनरी रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी रिप्रोडक्शन के भी अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस भी होते हैं बाइनरी रिप्रोडक्शन के, और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बाइनरी रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट ना इन्वॉल्व होता है। बाइनरी रिप्रोडक्शन में बाइनरी रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होता है एक ही पेरेंट का, और जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं, वो अपने पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और जैसे अगर दो डॉटर सेल भी बना तो वो भी आइडेंटिकल होते हैं, वो भी एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि इसमें ये सिंपल तरीके से होता है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से होता है बाइनरी फिशन। लेकिन बाइनरी फिशन सिंपल तरीके से होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि बाइनरी फिशन में सिंपल तरीके से होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। और जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा होता है, वो फुल्ली, जो ऑफस्प्रिंग है वो फुल्ली फॉर्म्ड होता है, और कोई उसमें मैच्योरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब उसमें ना जो ये है, मतलब रेप्लिकेशन जो होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि 20 मिनट्स ये आइडियल कंडीशन होता है, 20 मिनट उसका एक आइडियल कंडीशन है, इतने बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। और 24 आवर्स में तो बहुत ज्यादा ही रिप्रोडक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अब उसके, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि हमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है ना, तो वो नहीं मिलती है। क्यों, जो जेनेटिक वैरायटी वगैरह उसमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि वो तो एक सिंगल ही पेरेंट से डेवलप हुआ है और एक आइडेंटिकल है, तो इसमें जेनेटिक वैरायटी मतलब हमें नहीं देखने के लिए मिलती है। और ये क्या होता है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ये इसकी पूरी की पूरी जो होल पॉपुलेशन है ना, जितना भी इसका पॉपुलेशन है ना, वाइप आउट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म होने के कगार पे रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन इसका खत्म हो जाता है एक तरीके से, कभी कभी देखा भी ये भी गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये वाइप आउट हो जाता है इसका पूरा होल पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए तो ऑफस्प्रिंग कैसे होगा,
ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट होता है, पेरेंट्स से भी डिफरेंट होगा ऑफस्प्रिंग, और एक दूसरे से भी वो डिफरेंट होगा। लेकिन असेक्सुअल में क्या हो रहा था, असेक्सुअल में ये हो रहा था कि एक ही पेरेंट से इवॉल्व हो रहा था, लेकिन एक पेरेंट से इवॉल्व हो रहा था, और प्लस जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली कैसा होता है, सिमिलर होता है, अपने पेरेंट्स के जैसा ही सिमिलर होता है, और डॉटर जो उसके, और जो डॉटर जो पेरेंट्स के जैसे सिमिलर होता है और एक दूसरे के जैसे सिमिलर होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये दो पेरेंट्स से बना हुआ होता है, इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे दो पेरेंट्स, और ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स दोनों, मतलब ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, या एक दूसरे से भी ये डिफरेंट होते हैं। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस क्या हो सकता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज होता है ना, वो कैसा होता है, वो जेनेटिक के लिए इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वैरायटी मिलती है आपको, जेनेटिक जो बहुत सारी वैरायटीज है ना वो मिलती है आपको, ठीक है यहाँ पे। और यानी कि जैसे कि ये ना जेनेटिक अगर आपको वैरायटी मिल रही है, ठीक है, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, ये अपने आप को इजीली अडॉप्ट करता है। कैसे अडॉप्ट करेगा, एक अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को अडॉप्ट करता है, कि जब कभी ना अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, उस कंडीशन में भी अपने आप को अडॉप्ट करेगा, उस कंडीशन में भी इस तरीके से अडॉप्ट करेगा कि ये जी सके, ठीक है, सरवाइव कर सके, इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कई आपने देखे होंगे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, तो वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है, ऐसे कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट किया है। तो ये कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, वो होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिनका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, वो बैक्टीरिया होते हैं। अब ये तो हुआ, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, इसके डिसएडवांटेजेस ये होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हमने असेक्सुअल में क्या पढ़ा था, बहुत ही सिंपल होता है, असेक्सुअल जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, सिंपल तरीके से बहुत फटाफट चीजें होने लग जाती है वहाँ पे। लेकिन ये होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का होता है, और यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत स्लो चलती रहती है ग्रोथ यहाँ पे। असेक्सुअल में हमने क्या देखा था, असेक्सुअल में हमने देखा था कि बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, 20 मिनट में आपको फटाफट मल्टीप्लिकेशन, आपको 20 मिनट से 50 मिनट में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, और एक मतलब आधे से कम दिन में आपको क्या हो जाएगा, आधे से कम दिन में आपको 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोजेनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। क्यों, क्यों होती है स्लो ग्रोथ, अब यहाँ पे क्यों हो रही है स्लो ग्रोथ, असेक्सुअल नहीं सेक्सुअल में स्लो ग्रोथ क्यों हो रही, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ता है अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर। तो कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दो पेरेंट्स का, ठीक है, तो एक कंपैटिबल पार्टनर यहाँ पे ढूंढने की वजह से टाइम होता है, टाइम लगता है, तो इस वजह से ये प्रोसेस स्लो होती है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो नया इंडिविजुअल बनाए ना, वो प्रोड्यूस नहीं करने लग जाएगा, नया इंडिविजुअल जैसे ही बना वो प्रोड्यूस नहीं करने लगेगा। और सेक्सुअल में क्या हो रहा था, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा था, और वो तुरंत वो भी रिप्रोड्यूस करने लग जा रहा था, है ना, रिप्रोडक्शन करने लग जा रहा था। तो वहां पे कैसे हो रहा था, वहां पे 1 से 2 बन जा रहे थे, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि कोई इंक्रीज ही नहीं होता है पॉपुलेशन में, तो इंक्रीज नहीं हो पाता है पॉपुलेशन में, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस है, असेक्सुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी ना 3 स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज है इसका कॉन्जुगेशन, पहला स्टेज इसमें आता है वो आता है कॉन्जुगेशन। दूसरा स्टेज आता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्टेज इसमें होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन इसमें तीसरा स्टेज होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन 3 अलग अलग स्टेजेस को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बैक्टीरिया में सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होता है। तो पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेशन को। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है
कि ये एक प्रोसेस है जिसमें दो सेल, जो ये दो सेल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आसपास आते हैं, और आसपास आने के बाद क्या होता है इसमें, इसमें एक होता है डोनर, ठीक है, जो डोनेट करने का काम करता है, डोनर होता है ना जो देने का काम करता है, और एक होता है रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर यानी जो रिसीव करने का काम करेगा, जो लेने का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस में दो सेल आसपास आएंगे, कांटेक्ट बनाएंगे, डोनर होगा और एक रिसेप्टर होगा। तो यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर जो सेल होता है ना, वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट बनाता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है उसमें, जो कॉन्जुगेशन करता है, ठीक है, ये ना कॉन्जुगेशन कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर सेल है ना, उसके पास एक स्पेशल अपेंडेजेस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, वहां पे जो अपेंडेजेस होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होता है ना, वो क्या करेगा, वो अदर मतलब रिसेप्टर्स जो ये होता है, जो रिसेप्टेंट होता है वो, और जो अदर जो रिसेप्टर जो सेल होता है, ये रिसिपेंट होता है, और ये जो रिसेप्टर सेल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली क्या करता है, रिसेप्टेंट जो रेसिपाइट जो रेसिपाइट होता है, जो ये होता है सेल, वो क्या करता है, उस पे ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होता है उसमें, ठीक है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होता है। और ये रिसेप्टर जो साइट होता है ना स्पेसिफिक, वो यूजुअली क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है, ठीक है, ये यूजुअली कॉन्जुगेशन करता है। और इसमें क्या होता है, ये जो डोनर सेल है, वो स्पेशल अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो रिसेप्टिव सेल है ना, वो अटैक करता है टिप ऑफ द सेक्स पिलर्स पे, जो सेक्स पिलर्स है ना उसके टिप पे अटैक करता है। और टिप पे अटैक करता है तो उससे क्या होता है, जो माइन्यूट पोर्शन है ना, जो डोनर डीएनए का, जो डोनर डीएनए का जो माइन्यूट पोर्शन है, वो क्या होता है, वो पास होता है सेक्स प्लस से, कहाँ पे, रिसेप्टिव सेल में, यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफर होता है, यहाँ से वो ट्रांसफर होता है, जो माइन्यूट पोर्शन है, जो डोनर डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, वो पास होता है सेक्स प्लस से, कहाँ पे, रिसेप्टिव सेल में ये ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिसेप्टर सेल होता है ना, वो एक्सेप्ट मतलब डीएनए की एक्सेप्ट करने के बाद, जब ये डीएनए को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या होता है, डिवाइड होता है। और डिवाइड कैसे होगा, फ्यूजन से डिवाइड होगा, और इस फ्यूजन से डिवाइड हो गया, और इस वजह से कि प्रोजेनी फिर क्या होती है, प्रोजेनी कंटेन करती है कॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल को, जो कि कैसा है, कॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल है जो कि दो पेरेंट्स का, ठीक है, दो पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिकल मटेरियल का। अब ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो सेल होता है ना, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है जेनेटिक मटेरियल को, और वो सीक्रेट करता है, ठीक है, सीक्रेट करता है। और सीक्रेटेड के बाद क्या होता है कि वो, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया में सेंड कर दिया, और उसके बाद ये जो पहला वो रहता है, जो सेल रहता है, वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, रप्चर हो जाते हैं इसकी सेल वॉल, और अदर अदर बैक्टीरिया में ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर होता है। अब क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो कैसी होगी, अब कंपैटिबिलिटी बनानी है, तो कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है ना, वो रेसिपिएंट सेल में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जाके ये अपनी कंपैटिबिलिटी बनाता है, कंपैटिबिलिटी प्रोड्यूस करता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बैक्टीरियल सेल है वो एब्जॉर्व करेगा जेनेटिक मटेरियल, कहाँ का, दूसरे बैक्टीरियल सेल का, ये एक बैक्टीरियल सेल है वो जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्व करेगा दूसरे बैक्टीरियल का। और ये मतलब रप्चर होने के पहले, ठीक है, रप्चर होने के पहले ये पूरी तरीके से रप्चर होने के पहले
ये दूसरे बैक्टीरियल सेल में ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी सपोज करती है, किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और रिसेप्टिव सेल की वजह से। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन और रेसिपेंट जो सेल होता है ना, उसकी वजह से ये कंपैटिबिलिटी फॉर्म करती है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं होता, रेसिपेंट जो सेल है अगर वो नहीं होता, तो ये आगे फर्दर नहीं फॉर्म होता। ठीक है, तो ये अदर आगे फर्दर फॉर्म, तो ये रेसिपिएंट ना सेल फॉर्म नहीं हो पाता फिर उसमें, मतलब। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही होता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरीके का इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, वो फॉर्म करता है एक सेल से। ठीक है, डीएनए एक सेल से फॉर्म करेगा और ट्रांसफर करेगा किसमें, अदर, दूसरे में। लेकिन किससे कैसे ट्रांसफर करेगा, ये बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर करेगा। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, इससे ट्रांसफर करेगा ये दूसरे में। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर किया तो इससे क्या होता है, ये इन्फेक्ट भी करता है बैक्टीरियम को, ये बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है। ये बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर होगा ना इसका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये इन्फेक्ट भी करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा, ये बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेगा ट्रांसडक्शन में। तो जो ट्रांसडक्शन में, जो सिंपल ट्रांसडक्शन में यहाँ पे यह होगा कि जेनेटिक मटेरियल है ना, एक बैक्टीरियम से वो कैरिड आउट होगा उसके फेज में टू अदर बैक्टीरियम में, और वहां पे क्या होगा कि विजिट करेगा नेक्स्ट को, और लेटर ऑन जेनेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। अब हम देखेंगे फाइटोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मा। तो हम सबसे पहले देखेंगे फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा में क्या होता है कि जो इसमें फाइटोप्लाज्मा में क्या होता है, नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। और इसमें माइकोप्लाज्मा और वॉललेस प्रोकैरियोट भी बोला जाता है इसको। माइको प्लाज्मा होता है ये, और बॉललेस, इसमें बॉल नहीं होती है, इसकी जो सराउंडेड होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, और क्यूट का मतलब क्या होता है, स्किन। तो इसकी स्किन कैसे होती है, सॉफ्ट होती है। अब इसकी स्किन सॉफ्ट क्यों होगी, वो इस वजह से होती है क्योंकि इसमें ना वॉल नहीं होता है। वॉल की वजह से क्या होता है, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था वॉल प्रेजेंट होता है, तो वॉल की वजह से क्या होता है कि जो जो स्ट्रक्चर है ना वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है, तो बैक्टीरिया हार्ड हो जाता है। लेकिन अब इसमें सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, ये सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो एमएलओ जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये कैसा माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं या फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीडियोमॉर्फिक होते हैं, रिसेंबल करते हैं माइकोप्लाज्मा को, और कैसे होते हैं, वॉललेस होते हैं। ठीक है, ये सेल्स खुद से ही रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, ये रेप्लिकेटिंग होती है इनकी रेप्लिकेटिंग काफी होती है, काफी फास्ट होती है इनकी रेप्लिकेटिंग, लेकिन ये खुद से ही रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट नहीं है अदर उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि पास होता है, कैसे पास होता है, फिल्टर से, ये फिल्टर से पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ये इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इनका इनका जैसे ये जो फाइटोप्लाज्मा है, तो ये अपने आप ट्रांसमिशन नहीं होगा इनका, फाइटोप्लाज्मा का, ये अपने आप नहीं चले जाएंगे एक हेल्दी प्लांट में। ये कैसे जाएंगे, ये इंसेक्ट के थ्रू जाते हैं, इंसेक्ट के थ्रू। और इंसेक्ट के थ्रू यानी कि लीफ हॉपर है, जैसे एक डिजीज प्लांट है। ठीक है, तो डिजीज प्लांट में अगर वहां पे फाइटोप्लाज्मा है और एक हेल्दी प्लांट पे जाना है, तो जो लीफ हॉपर होते हैं ना, तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए इन्हें एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में। ठीक है, और फाउंड इसमें ना सेव एलिमेंट्स में भी ये पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइटोप्लाज्मा के, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
इनकी जो फाइटोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो वैरी करती है। वो वैरी करती है 100 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक, ये वैरी करती है इनकी साइज। ठीक है, अब साइज वेरी किया इनका, इसमें क्या होता है फिर, जो वॉललेस जो होता है ना वो कवर्ड होता है। ठीक है, ये वॉललेस होता है, इनमें तो वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब ये क्या होता है, ये कवर्ड होता है ट्राई लेमिनार जो यूनिट मेम्ब्रेन होता है ना, लेमिनार जो जो मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसमें 3 लेयर्स जो फॉर्म्ड होती है, तो उसमें ये उससे ये कवर्ड होता है, लिपोप्रोटीन बोलते हैं जिसे। ठीक है, लिपोप्रोटीन के साथ ये कवर्ड होता है। और इसका जो सेल है वो कैसे होता है, प्लियोमॉर्फिक इसका सेल होता है। और ये एरोबिक से फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक से लेकर ये फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है। एरोबिक यानी कि क्या होता है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां से ये फैकल्टेटिव एनारोबिक तक भी ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसका कैरेक्टर था वो। और इसमें क्या होता है कि ये इंटर जो सेलुलर है ना, उस जो फाइलम वेसल्स है प्लांट का, उसमें ये पाया जाता है। इसमें राइबोसोम्स है, वो कैसा होता है, वो बैक्टीरियल टाइप का राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरियल टाइप का राइबोसोम्स होता है इसमें। और जो जीनोम है वो मेडअप ऑफ होता है डबल स्टैंड सर्क्यूलर डीएनए का होता है। इसमें जो डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसमें। और वो डीएनए कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है, गोल डीएनए होता है इसमें। इसमें लीनियर जैसा स्ट्रेट डीएनए नहीं होता है, ठीक है, हेलिकल टाइप का नहीं होता है इसमें। इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड, वो भी सर्क्यूलर डीएनए होता है। ऑस्मोटिकली स्टेबल होता है ये, ठीक है, ऑस्मोटिकली ये स्टेबल होता है एक तरीके से। ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, कैसे होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू ये रेप्लिकेशन होता है इनका। ठीक है, ट्रांसवर्सल जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है ना, उनके थ्रू इनका रेप्लिकेशन होता है। अब ये कैसा होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये क्या होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, कि जो लिविंग प्लांट्स है ना, तो ये लिविंग प्लांट में ही रह पाते हैं, उन्हीं में ये मल्टीप्लाई वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला क्यों यूज होता है, फ्लैजिला यूज होता है मूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी पैथोजन को मूव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को फ्लैजिला होता है, तो इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। कि नॉन स्पोर होते हैं, इसमें स्पोर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ये, कि ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ये क्या होता है, ये रेसिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे ना पेनिसिलियम है। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होते हैं, पेनिसिलाइन के लिए ये रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल होता है ना, जो क्लोरामफेनिकॉल, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्री मीडियम होता है ना, तो उसमें क्या जो फ्री मीडियम होता है, तो उसमें ये, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई जो रिवर्जन नहीं होता इसका, बैक्टीरिया का, पेनिसिलिन में। और फ्री मीडियम अनलाइक एल फॉर्म विच रिवर्ट बैक टू बैक्टीरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम पुडिफिशियंस है इसका एग्जांपल, है कि रिवर्ट बैक नहीं हो पाता बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें सब्जेक्टेड है ये वायरल इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए सब्जेक्टेड है। ये ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट से होता है। और ग्राफ्टिंग, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, जैसे फ्रूट क्रॉप्स है, ठीक है, फ्रूट ट्रीज वगैरह है, फ्रूट क्रॉप्स वगैरह, उनमें जब हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, जैसे सियॉन और रूट स्टॉक की जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर उस उसमें अगर जैसे एक हेल्दी प्लांट है, उसका आपने रूट स्टॉक लिया, और एक जैसे एक डिजीज प्लांट है जिसमें ऑलरेडी फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्टेड है, तो उसका आपने सियोन ले लिया, तो ये ट्रांसमिट होता है ग्राफ्टिंग से। ठीक है, इजीली ग्राफ्टिंग से ट्रांसमिट होता है। इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट का नाम है लीफ हॉपर। अब क्या होता है, ये जेनेटिकली क्या होता है, ये जेनेटिकली रिलेटेड होता है एकेलोप्लाज्म से और
एक्टोप्लाज्म से एज कंपेयर टू माइकोप्लाज्म के कंपेयर में, ठीक है, ये ज्यादा रिलेटेड किया जाता है, हम इसको ज्यादा रिलेटेड करते हैं एक्टोप्लाज्म से। और ये कंट्रोल कैसे होता है, क्रॉस प्रोटेक्शन में से, क्रॉस प्रोटेक्शन मेथड से ये कंट्रोल होता है। और रिक्वायर होता है इसको स्टेरॉइड, स्टेरॉइड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, स्टेरॉल जो है ना, स्टेरॉल्स वो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसमें। और कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं बाय कीमोथेरेपी से, जो टेम्परेचर है ना, कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे हम इसे बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बाय ग्रोइंग प्लांट, हम अगर प्लांट ग्रो करते हैं 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर हम ना प्लांट को ग्रो करते हैं तो इजीली हम फाइटोप्लाज्मा से अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया मलबेरी जो ड्राफ्ट है, मलबेरी ड्राफ्ट को हम मलबेरी ड्राफ्ट में हम 37 से 40 डिग्री तक अगर हम इसमें ग्रो करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि कंट्रोल हो जाता है। अब सिम्टम्स, अब हम देखेंगे सिम्टम्स, तो इसके बेसिकली सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि येलो, येलोइंग होने लग जाती है, ठीक है। अगर जैसे अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट पे अगर फाइटोप्लाज्मा डिजीज ऑकर हुआ है तो उसमें जो प्लांट है वो येलो होने लग जाएगा, ठीक है, येलोइंग होने लग जाएगी, प्लांट्स में लीव्स में येलोइंग होने लग जाएगी, और लीव्स में येलोइंग होने लग जाएगी, तो येलोइंग होने से क्या, येलोइंग होने लग जाएगी और स्टंटिंग हो जाएगा, स्टंटिंग, ठीक है, प्लांट स्टंट होने लग जाएगा। और लिटिल लीफ, जो लीफ है ना वो बहुत छोटी छोटी होने लग जाएगी, लिटिल लीफ होने लग जाएगी, या वर्सिसेन होने लग जाएगा। वर्सिसेन यानी क्या होता है, ग्रीनिंग, जो फ्लावर्स है ना उनमें मतलब ग्रीनिंग होने लग जाएगी, हरे कलर के ना फ्लावर्स के जो पेटल्स है ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो कलरफुल नहीं होंगे, फिर वो जो उनके पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ी होती है फ्लावर की, वो हरे कलर की होने लग जाएगी, वो कलरफुल जो जिसका वजह से फॉर एग्जांपल अगर किसी फ्लावर का जैसे रेड कलर है तो रेड कलर ना होते हुए वो ग्रीन कलर के होने लग जाएंगे, ग्रीनिंग होने लग जाएगी फ्लावरिंग में। फाइलर्डी होने लग जाएगी, फाइलर्डी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर है ना वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में फॉर्म होने लग जाएगा, फ्लावर कैसे दिखने लग जाएगा, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर के जैसा दिखने लग जाएगा फाइलर्डी में, ठीक है। और विचेस ब्रूम होने लग जाएंगे, विचेस ब्रूम क्या होता है, एक झाड़ू, जो झाड़ू है ना झाड़ू के समान उसका ग्रोथ होने लग जाता है, और बहुत ज्यादा मास में फ्लोरिफ जो बहुत ज्यादा मास में क्या हो जाता है, प्रोलिफेरेशन होने लग जाता है, जिससे क्या होता है क्लस्टरिंग होने लग जाती है ब्रांचेस में, और साथ ही साथ ब्रॉन्जिंग होती है लीव्स में, लीव्स में ब्रॉन्जिंग होती है। तो ये जो 5 है, ये 5 इसके सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट है वो अफेक्टेड है, किससे अफेक्टेड है, वो अफेक्टेड है फाइटोप्लाज्मा से, ठीक है। इन 5 सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि एक ये प्लांट फाइटोप्लाज्मा से अफेक्टेड हो चुका है। येलोइंग होने लग जा रही है, लीव्स में येलोइंग होने लग जा रही है, स्टंटिंग हो रहा है प्लांट में, लिटिल लीफ हो रही है, छोटी छोटी लीफ हो रही है, ग्रीनिंग हो रहा है फ्लावर्स में, ठीक है, फ्लावर्स ग्रीन कलर के हो रहे हैं, फाइलॉइडी हो रहा है, फ्लावर जो है ना पूरा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में फॉर्म होने लग जा रहा है, ठीक है। और विचेस ब्लूम हो रहे हैं, विचेस ब्लूम यानी कि झाड़ू के समान इसमें क्लस्टर में ये ब्रांचेस निकलने लग जा रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस एकदम ग्रोथ उसकी ऐसी हो रही है, और ब्रॉन्जिंग हो रहा है लीफ में, ये सिम्टम्स थे। अब हम देखेंगे कि डिजीज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, जो फाइटोप्लाज्मा है उससे कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं, और प्लस वेक्टर कौन से हैं, कि ऐसे कौन से वेक्टर है जिनसे कि ये ट्रांसफर होता है। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हमारे बायोटिक एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर कैसे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ट्रांसफर करेंगे। तो एस्टर येलो एक डिजीज है, वो कॉज करती है मैक्रोस्टिल्स पैसिफॉर्म से, जो कि एक लीफ हॉपर है। तो ये लीफ हॉपर ये एस्टर में येलो एस्टर येलो डिजीज कॉज करती है। एस्टर क्या होता है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, तो इस फ्लावर में एस्टर येलो डिजीज कॉज करता है इस लीफ हॉपर के थ्रू। सीसम फाइलॉइडी, सीसम होता है
सीसम में क्या होता है, फाइलोडी कॉज होता है डिजीज का। ओरोसस अल्बिसिनाटस, तो ओरोसिस ओरिएंटलिस भी है, ये लीफ हॉपर है, ये दो लीफ हॉपर है, डिफरेंट इनकी स्पीसीज है, जीनस सेम जीनस का है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज है। तो ये कॉज करता है, सीसम फाइलोडी को कॉज करता है। अब है नेक्स्ट वन मलबेरी। जो मलबेरी ड्राफ्ट अभी हमने देखा था ना एग्जांपल, मलबेरी ड्राफ्ट, मलबेरी ड्राफ्ट अगर होता है तो जो मलबेरी ड्राफ्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, है ना। तो हमें 37 से 40 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया था कि ये 37 से 40 डिग्री अगर टेम्परेचर रहा कीमोथेरेपी, तो हम मलबेरी ड्राफ्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मलबेरी ड्राफ्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं 30 से अगर 40 डिग्री अगर टेम्परेचर रहा। मलबेरी ड्राफ्ट किसकी वजह से होता है, ये होता है लीफ हॉपर हिस्मोनास सेलेटस की वजह से होता है। तो अगर 37 से 40 डिग्री अगर रहा टेम्परेचर, तो जो फाइटोप्लाज्मा है ये कॉज नहीं हो पाता, उससे हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा को। अब सैंडल स्पाइक, जो चंदन बोलते हैं ना, चंदन में जो स्पाइक्स आने लग जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, जेसस इंडिकस, जेसस इंडिकस की वजह से होता है, ये लीफ हॉपर है। जेसस इंडिकस ये एक लीफ हॉपर है जो सैंडल में, चंदन में स्पाइक डिजीज कॉज करता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किस वजह से कॉज होता है, ये एफिड की वजह से होता है, थ्रिप्स की वजह से होता है, या लीफ हॉपर की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय लीफ हॉपर। तो हिसिमोनास पाइसाइटाइज, ठीक है, हिसिमोनास पाइसाइटाइज की वजह से होता है ये लीफ हॉपर। ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रासी शूट होता है ना शुगर कैन में, जब एकदम ग्रास ग्रास टाइप के होने लग जाते हैं। लिटिल लीफ में क्या होता है, ब्रिंजल के जो लीफ है ना वो छोटी छोटी हो जाती है, ब्रिंजल की जो लीफ होती है वो छोटी छोटी हो जाती है। अब ऑब्वियसली बात है, जो लीव्स होता है वो किसके लिए होता है, वो फोटोसिंथेसिस कॉज करता है, लीफ है ना, लीफ फोटोसिंथेसिस कॉज करता है। अब लीफ ही अगर छोटा हो गया तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अल्टीमेटली कम फोटोसिंथेसिस फॉर्म होंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब जब प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा हो पाएगा तो फ्रूट कैसे फॉर्म होगा, फ्रूट कैसे बनेगा, फ्रूट भी बहुत छोटे छोटे बनेंगे ऐसे ही, है ना। तो इसका मेन वेक्टर कौन है, लीफ हॉपर है, जो ये फाइटोप्लाज्मा कॉज करता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाय लीफ हॉपर, लीफ हॉपर इज द कैरियर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का, और कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, क्या ये वायरस से होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है, स्पायरोप्लाज्मा से होता है, किससे होता है, तो आपको लिखना है सही जवाब फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक है। और वेक्टर है इसका लीफ हॉपर, इसका वेक्टर है। वही ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन, जो ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन है ना, इसमें क्या होता है कि जो शुगर कैन की जो शूट्स है ना वो ग्रास टाइप के, मतलब एक ऐसे ना घास जो होती है ना, घास वगैरह तो ऐसे निकलने लग जाती है शुगर कैन के, जो गन्ना होता है तो गन्ने के इससे ना एकदम घास घास टाइप के ना निकलने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एपिस मैडिस की वजह से होता है। ये एक एफिड है, एपिस मैडिस, ये एक एफिड है, तो ये इस एफिड की वजह से ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये कॉज होता है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन है, ये इसका वेक्टर कौन है, तो वेक्टर क्या है, एफिड है, और जो कॉज बाय किससे कॉज होता है, फाइटोप्लाज्मा से कॉज होता है। पोटैटो विचेस ब्लूम, पोटैटो विचेस ब्लूम भी लीफ हॉपर से कॉज होता है, ओरियोसिस एल्बिसिनाटस से कॉज करता है ये, ठीक है, पोटैटो विचेस ब्लूम। नेक्स्ट वन है स्पायरोप्लाज्मा। स्पायरोप्लाज्मा कैसा होता है, हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने फाइटोप्लाज्मा पढ़ा था, वो कैसा होता है, वो नॉन हेलिकल होता है। अभी हमने देखा था ना फाइटोप्लाज्मा कैसा होता है, वो होता है नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल्स, ये देख रहा है, नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है। और जो स्पायरोप्लाज्मा है वो कैसा होता है, वो हेलिकल होता है, ठीक है, हेलिकल होता है। वॉललेस, ये भी वॉललेस होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। फाइलम ऑफ द डिजीज ऑफ द प्लांट्स में होता है, हेलिकल इन कल्चर होता है, ठीक है।
और इसका क्या है, ये एक काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा है बट कैन बी कल्चर। एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही है, लेकिन क्या है, कल्चर करते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको हम, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कल्चर करने लग जाएंगे। ठीक है, हम इसे मतलब कल्चर कर सकते हैं, एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही होता है जिससे हम इजीली कल्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है जो स्पायरोप्लाज्मा। एक, हाँ, एक और मेन चीज कि स्पायरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में आपको डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि स्पायरोप्लाज्मा कैसा होता है कि हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉली का मतलब होता है सॉफ्ट, क्यूट्स का मतलब होता है स्किन। इसकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट स्किन होती है। ठीक है, सॉफ्ट स्किन होती है, और सॉफ्ट स्किन होती है और हेलिकल शेप में होता है स्पायरोप्लाज्मा। लेकिन वही जो फाइटोप्लाज्मा है वो कैसा होता है, वो नॉन हेलिकल होता है फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, नॉन हेलिकल में होता है फाइटोप्लाज्मा। और ये भी कैसा होता है, ये भी वॉललेस प्रोकैरियोटिक होता है ना। और वो भी कैसा होता है, फाइटोप्लाज्मा कैसा होता है, वॉललेस ही होता है वो भी, प्रोकैरियोटिक। ये फाइलम ऑफ द डिजीज प्लांट में मिलता है। ठीक है, आपको डिजीज प्लांट के फाइलम में मिल जाएगा ये। और ये हेलिकल इन कल्चर होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही है, लेकिन हम इसको ना क्या कर सकते हैं, हम इसको कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, स्पायरोप्लाज्मा की हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो स्पायरोप्लाज्मा है इसमें क्या होता है कि जो हेलिकल है वो कैसा होता है, लिक्विड मीडिया में होता है। जो हेलिकल है वो कैसा होता है, लिक्विड मीडिया में फॉर्म्ड होता है। साइज वेरी करता है 100 से 240 नैनोमीटर में। ठीक है, साइज वेरी करेगा 100 टू 240। ठीक है, साइज वेरी करेगा 100 टू 240 नैनोमीटर में। वहां पे कैसा साइज वेरी कर रहा था जो स्पायरोप्लाज्मा है उसमें, 100 टू 100 टू कितना कर रहा था, 100 टू 100 माइक्रोमीटर आई थिंक सो, 100 टू 1 माइक्रोमीटर में, है ना। 100 नैनोमीटर, यहाँ पे 100 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वैरी कर रहा था साइज में, किसमें, फाइटोप्लाज्मा में, 100 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, लेकिन जो स्पायरोप्लाज्मा है उसमें क्या, उसमें कितनी साइज वेरी कर रही है, 100 टू 240 नैनोमीटर डायमीटर में वेरी कर रही है। ठीक है, 100 टू 240 नैनोमीटर डायमीटर में। ग्रोथ ऑन दी कल्चर मीडिया, लेबोरेटरी जो मीडियम है उसका हम ग्रोथ में ये कल्चर कर सकते हैं। पायरोप्लाज्मा कैसा था, वो था ग्राम नेगेटिव, और ये कैसा है, ये है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इसकी जो कॉलोनीज है ना वो अपीयर होती है, कैसी दिखती है इसकी कॉलोनीज, एक फ्राइड जो एग होता है। ठीक है, जब हम एग को फ्राई करते हैं ना उसके जैसी इसकी कॉलोनी दिखती है कल्चर मीडिया में। और इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन के थ्रू, उसका भी मल्टीप्लीकेशन वैसे ही हो रहा था। यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था। ये रेजिस्टेंस है पेनिसिलियम के लिए, वो भी रेजिस्टेंस था, लेकिन सेंसिटिव है टेट्रासाइक्लिन के लिए, और वो भी सेंसिटिव था टेट्रासाइक्लिन के लिए। ठीक है, और एक और चीज है जो फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा क्या होता है कि हम इसको ना पहले ना एमएलओ एमएलओ बोलते थे जो फाइटोप्लाज्मा है। तो फाइटोप्लाज्मा को अर्लियर अर्लियर में ना, मतलब स्टार्टिंग में इसको कैसे बोलते थे, इसको हम एमएलओज बोलते थे, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म हम इसको बोलते थे। और ये बहुत सारे सेवरल ईयर्स, मतलब इसमें ना बहुत सारे ईयर से ये एसोसिएटेड था। येलोज और विचेस ब्रूम डिजीज जो है ना, इनसे, ये किसने डिस्कवर किया था, ये जो डिजीज है विचेस ब्रूम डिजीज है, ये डिस्कवर किया था डियो एटॉल ने 1967 या 1967 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये डिफरेंट है, डिफरेंट है माइकोप्लाज्मा से, फाइटोप्लाज्मा जो डिफरेंट है माइकोप्लाज्मा में, इन द सेंस कि वो ये सिंथेटिक जो मीडिया है ना उसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाता। जो ये फाइटोप्लाज्मा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था स्पायरोप्लाज्मा प्रोड्यूस हो जा रहा है कल्चरल लेबोरेटरी में, लेकिन फाइटोप्लाज्मा क्या होता है, ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता सिंथेटिक मीडिया में। ठीक है,
और ये ना चेंज करता रहता है अपनी टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है, ये जो फाइटोप्लाज्मा है ना, ये अपनी टर्मिनोलॉजी को ऐसे ना चेंज करता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए है वो होमोलॉजिकली कैसे होता है, हाईली कंजर्व जीन होता है, ठीक है। और जो एनकोडिंग करता है एक जो राइबोसोमल जो आरएनए है ना, उसमें ये एनकोडिंग करता है, और राइबोसोमल प्रोटीन में भी। इसका मतलब ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फाइटोप्लाज्मा है वो कैसा होता है, वो कोहेरेंट ग्रुप का होता है, ठीक है। वो कोहेरेंट ग्रुप का होता है। अदर जो मतलब जो दूसरे प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनसे अ, अलग, यानी कि ये दूसरे डिस्टेंस करता है, ये वैरी करता है, ठीक है। तो और ये इसमें ना, ये कल्चर नहीं कर पाते हम इसे आर्टिफिशियल मीडिया में, ठीक है। इन विट्रो कंडीशन में, मतलब इन विट्रो कंडीशन में ये कल्चर हम नहीं कर पाते। और क्यों, एक तो हमने अभी ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फाइटोप्लाज्मा है सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएशन है इसमें एक और, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। और जो स्पाइरोप्लाज्मा है उसको हम कल्चर कर सकते हैं, इसे हम कल्चर नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से कि इसे हम सिंथेटिक मीडिया में हम इसे कल्चर नहीं कर पाते, ठीक है। और इससे ना, इस फाइटोप्लाज्मा से एसोसिएट है अराउंड 200 प्लांट डिजीज, ठीक है। जिसमें एस्टर येलो मैंने आपको बताया था, एस्टर येलो, विचेस ब्लूम वगैरह है ना, और पीच एक्स डिजीज वगैरह भी होती है। राइस में येलो ड्राफ्ट डिजीज होता है। तो ये सारे डिजीजेस इससे अटैच्ड, मतलब इससे एसोसिएट है। और इसमें मेन जो ये क्या कहता है, जो फॉइलम है ना, मैंने आपको बताया था फॉइलम इनहेबिटिंग ऑर्गेनिज्म है, ये फॉइलम को इनहेबिटिंग करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये ग्राफ्टिंग के थ्रू भी ये ट्रांसमिशन इसका होता है, जो ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं उसके थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन होता है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका ट्रांसमिशन, एक इंसेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं लीफ हॉपर, ठीक है। और जो सबसे एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये है ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होता है, और ग्राम नेगेटिव होता है ये। और जो ये है स्पाइरोप्लाज्मा, ये कैसा है, ये ग्राम पॉजिटिव है। स्पाइरोप्लाज्मा ग्राम पॉजिटिव है, और ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है। तो और साइज भी दोनों की वैरी करती है, इसमें 100 टू 140 नैनोमीटर था इसमें, स्पाइरोप्लाज्मा में। उसमें 100 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर था उसमें, डायमीटर में है ना, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर था, और ये 100 नैनोमीटर से 240 नैनोमीटर है। और नेक्स्ट वन, इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसफर होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है एक डिजीज प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में, ठीक है। कांस्टेंट, कौन क्या होता है, भुट्टा, मेज जिसे बोलते हैं हम, मेज बोलते हैं। तो मेज में कांस्टेंट एक डिजीज ये ऑकर करता है, ठीक है। और एक और चीज है, एक मिनट, पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मल्टीप्लिकेशन इसका बाइनरी फिशन से हो रहा है दोनों में ही। तो जो ये है, जो इम्पॉर्टेंट जो डिजीज है, इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये कैसे होता है, ये कौन स्टंट में जो डिजीज कॉज करता है, और इसका जो वेक्टर है वो क्या है, वो लीफ हॉपर है, ठीक है। डाल्टर्सस एमिमेटस इसका वेक्टर है। और सिट्रस टबॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस टबॉन, कर्क्यूलिफर टेनेलस इसका लीफ हॉपर इसमें कॉज करता है। और एक और चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि जो पैथोजन है, जो फाइटोप्लाज्मा है, तो जो फाइटोप्लाज्मा में क्या होता है कि जो हॉपर होता है ना, फाइटोप्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि मोस्टली हॉपर कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली जो हॉपर्स होते हैं ना, हॉपर की जो निम्फ होते हैं, तो वो एक्वायर करते हैं फाइटोप्लाज्मा को, और वो रेडीली क्या करते हैं, वो मतलब वो ना, वो ज्यादा वो एक्वायर करते हैं एक्चुअली फाइटोप्लाज्मा को, और ज्यादा अच्छी तरीके से एज कम्पेयर टू अगर कोई हम एडल्ट इंसेक्ट बोले ना, उससे बेटर तरीके से निम्फ एक्वायर करते हैं। और एक्विशंस कैसे होगा उनका, वो ना एक फीडिंग पीरियड रहता है, वो फीडिंग पीरियड यानी कि जब वो फीड करते हैं ना, तो वो वैरी करता है सेवरल आवर्स टू डे, मतलब कुछ घंटों से डेज तक, काफी दिनों तक ये वैरी करता है।
और ये वेक्टर क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है पैथोजन को ओनली, मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये ट्रांसमिट करता है पैथोजन को एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। जैसे 10 से 45 डेज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा, तो वेक्टर इस बीच में पैथोजन को अगर ट्रांसफर करता है 10 टू 45 डेज के बीच में, तो इजीली कॉज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो फाइटोप्लाज्मा है वो मल्टीप्लाई करता है पहले। कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, कि एलिमेंट्री कैनाल में। इंक्यूबेशन पीरियड 10 टू 45 डेज होता है, इसमें एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ना उस इंसेक्ट की, तो उसमें क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है, ठीक है। और वो हीमोलिम्फ जो होता है वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, हीमोलिम्फ जो ब्रेन में। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये फाइनली क्या होता है, उनके जो स्लाइवा है ना, स्लाइवरी जो ग्लैंड है इंसेक्ट का, तो स्लाइवरी ग्लैंड में चला जाता है वो इंसेक्ट के। और जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन, जो फाइटोप्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल तक आ जाती है, कुछ एक सर्टन लेवल तक आ जाती है, तो क्या होता है कि जो वेक्टर है ना, वो क्या करता है, वो इस तरीके से सक्षम हो जाता है कि वो ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है, इस फाइटोप्लाज्मा को एक नए प्लांट में, ठीक है, एक नए प्लांट में ट्रांसफर कर सकता है। और इससे क्या होता है कि जो फाइटोप्लाज्मा है ना, ये सर्वाइवल करता है मोल्टिंग के, मतलब जैसे देखो इसमें क्या होता है, ये भी चीज देखिए कि देखो जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ पीरियड इतनी ज्यादा मतलब नहीं हो पाती है ना, इंसेक्ट्स की लाइफ पीरियड ज्यादा नहीं रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये फाइटोप्लाज्मा है ना, ये सर्वाइव करता है, ये मोल्टिंग, जब मोल्टिंग वगैरह होती है ना पैथोजन में, तो मोल्टिंग के टाइम पे भी ये सब्सिक्वेंटली सर्वाइवल करता है। और जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट अगर इन्फेक्टेड प्लांट को फीड किया, ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड प्लांट को इसने फीड किया, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये और विरुलेंट हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा विरुलेंट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स वायरल ट्रांसमिशन है ना, ऑब्जर्व नहीं किया गया है कोई भी इसमें, जो ट्रांसवर्सल वायरल ट्रांसमिशन के थ्रू इसमें हमने फाइटोप्लाज्मा में हमने आज तक नहीं देखा है कि ये ट्रांसमिशन हो रहा है, एक वायरल वायरल के थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रहा है जो फाइटोप्लाज्मा है। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है फाइटोप्लाज्मा का, ये इंसेक्ट ही है फाइटोप्लाज्मा का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब जो फाइटोप्लाज्मा है ये वायरल के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये आज तक हमने नहीं देखा है, सिर्फ इसमें ये देखा गया है कि ये इंसेक्ट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको अगर ट्रांसफर करना हो तो इंसेक्ट के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। और बेसिकली निम्फ ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्यादा रोल प्ले करता है फाइटोप्लाज्मा को ट्रांसफर करने में। निम्फ जो होता है इंसेक्ट का, वो ज्यादा रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। जो एडल्ट होता है वो उतना ज्यादा रोल इसका मतलब एडल्ट इतने ज्यादा उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो ट्रांसफर कर पाए। निम्फ ज्यादा एक्वायरली जो फाइटोप्लाज्मा है इसको ज्यादा एक्वायर करता है, ठीक है, बेटर एक्वायर करता है एडल्ट के कंपेयर में, ठीक है। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो होता है 10 टू 45 डेज का इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, जिस जिस इंक्यूबेशन पीरियड में ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, नीम के अंदर ही, मतलब एक एडल्ट इंसेक्ट के अंदर ही ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं एक लेवल तक। जब ये इंक्रीज हो जाते हैं एक सर्टन लेवल तक, इनकी पॉपुलेशन रीच हो जाती है, पहुंच जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इनका पहुंच जाता है, उसके बाद जो वेक्टर है, जो इंसेक्ट है ना, वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए सक्षम रहता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए उसमें एक सक्षम मतलब एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो उसको ट्रांसफर कर सके, एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में उसको ट्रांसफर कर सके। और जो उसमें फाइटोप्लाज्मा के ये ना इम्पोर्टेंट डिजीज भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है फाइटोप्लाज्मा के। जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्रॉप्स को कॉज करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन, और एस्टर विच, जो एस्टर येलो है, एस्टर येलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो डिजीजेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज बाय कॉज्ड बाय वेक्टर लीफ हॉपर, ग्रासी शूट्स है एफिड के थ्रू, और जो एस्टर है वो किसके थ्रू है, वो भी लीफ हॉपर के थ्रू ही है, ठीक है। कॉमन नेम, अगर साइंटिफिक नेम भी याद रखो, अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉमन नेम
कॉमनली कौन सा इंसेक्ट है ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो उसका सिम्टम्स है, सिम्टम्स भी जो फाइटोप्लाज्मा के सिम्टम्स भी याद रखना, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा का सिम्टम्स और वायरस का सिम्टम्स काफी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। हम ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से ही हुआ है या वायरस की वजह से ही हुआ है, तो इसीलिए जो फाइटोप्लाज्मा और वायरस का सिम्टम्स है वो काफी मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा में क्या जो 5 सिम्टम्स है वो है येलोइंग ऑफ स्टंटिंग हो रही है, लिटिल लीफ हो रहा है, ग्रीनिंग ऑफ फ्लावरिंग, फाइलाइडी हो रहा है, फ्लावर जो टर्न करता है ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में, विचेस ब्रूम हो रहा है, विचेस ब्रूम बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे क्रॉप्स में विचेस ब्रूम आपको देखने के लिए मिल सकता है, ब्राउजिंग हो जाती है लीव्स में, ठीक है, लीव्स में ब्राउजिंग हो जाती है। फाइलॉइडी बहुत ही फेमस, मतलब हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये फाइटोप्लाज्मा के थ्रू ही हुआ है। अगर फाइलॉइडी आपको दिखता है तो समझ लेना कि फाइटोप्लाज्मा के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। और लिटिल लीफ हमने पढ़ा था अभी, किसमें हुआ था लिटिल लीफ? ब्रिंजल में, ब्रिंजल में हमें बैगन जो होता है सोलेनेसिस क्रॉप है, तो उसमें लिटिल लीफ कॉज करता है, और लीफ में येलोइंग हो जाती है, प्लांट स्टंटिंग हो जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग जो रिप्रोडक्शन, जो बैक्टीरिया का आज मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, याद कीजिएगा इस रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक तरीके से होता है, वो है बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो कॉन्जुगेशन वगैरह है इसमें डोनर रिसेप्टर वगैरह होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या हो जाता है, इसमें रप्चर कर देता है वो एक सेल को, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है दूसरे सेल में, इसमें ये पहला सेल को रप्चर कर देता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया फेज होता है, जो वायरस होता है बैक्टीरिया फेज, वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है, वो इन्फेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरियम को। इस तरीके से इसमें ना डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, बैक्टीरिया फेज के थ्रू ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू ये मतलब बैक्टीरियोफेज है ना वो ट्रांसफर करता है डीएनए मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये 3 चीजें, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैक्टीरिया का, ये आप याद करिएगा। और जो एंडोस्पर्म्स के डेवलपमेंट है, 4 मेन स्टेजेस होते हैं एंडोस्पर्म्स के डेवलपमेंट में, चारों स्टेज अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक बार याद कीजिएगा। और बस बाइनरी फिशंस वगैरह वही कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है 20 to 50 मिनट्स में, है ना, बैक्टीरिया एक फॉर्म से दूसरे, इसमें मल्टीप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होता है बैक्टीरिया का, ये याद रखिएगा कि एक दिन से कम टाइम लग जाता है 1 मिलियन पहुंचने के लिए बैक्टीरिया को। और बस डिफ्रेंशिएशन याद करिएगा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा, जो स्पाइरोप्लाज्मा है इनका डिफ्रेंशिएशन याद करिएगा, इवन दो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइटोप्लाज्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्पाइरोप्लाज्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइटोप्लाज्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू याद करिएगा कि एग्जाम्पल जो फाइटोप्लाज्मा कॉज करने वाले जो डिजीजेस है उनके नाम, और जो स्पाइरोप्लाज्मा है वो कॉज करने वाले डिजीज के नाम, इवन दो डिफरेंशिएशन डेफिनेशंस विद डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 चीजें आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव भी प्रेजेंट हो रहा है, ग्राम नेगेटिव भी प्रेजेंट हो रहा है बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो रहा है ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। लेकिन जो ये है जो आपका फाइटोप्लाज्मा है और स्पाइरोप्लाज्मा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, फाइटोप्लाज्मा में ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट है और स्पाइरोप्लाज्मा में ग्राम पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों में अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।